हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे RALC सीरीज सर्किट। और आप लोग कल पढ़े थे RALC सीरीज सर्किट, आज हम लोग उसमें आगे चल रहे हैं। पहला हम लोगों ने ये सदिश आरेख तब बनाया था जब VL इज ग्रेटर देन, VL का मान इतना बड़ा कर दिया था और VC का मान छोटा कर दिया था। VL इज ग्रेटर देन VC, अथवा इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं XL इज ग्रेटर देन XC, या ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि VL तभी अधिक होगा जब XL अधिक होगा, क्योंकि धारा I तो सब में एक ही बह रही है। धारा I सब में बेटा एक ही बह रही है, इसलिए जिसका XL अधिक होगा तो उसका जो है वोल्टेज VL भी अधिक हो जाएगा, अथवा XC का मान अधिक होगा, क्योंकि VC बराबर I गुणे XC, तो I तो सबकी एक ही है, इसलिए अगर XC अधिक होगा तो जो है आपका VC का मान अधिक हो जाएगा। यदि XL अधिक होगा तो VL का मान अधिक हो जाएगा। यदि R का मान अधिक होगा तो VR का मान, यानी इसके द्वारा लिए गए वोल्टेज का मान अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं VL इज ग्रेटर देन VC हो या XL इज ग्रेटर देन XC हो, तब ये सदिश आरेख आपका ये वाला सदिश आरेख बना हुआ। और ऐसे में आप देख रहे हैं इस सदिश आरेख से जब आपका XL इज ग्रेटर देन XC, XL क्या है? ये है कुंडली का प्रतिबाधा प्रतिघात, और XC क्या है? ये आपके धारिता अथवा संधारित्र का प्रतिबाधा या प्रतिघात अथवा रिएक्टेंस कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिएक्टेंस कहेंगे। और XC बराबर है 1/2 पाई FC ओम, XL बराबर है 2 पाई FL ओम। तो ये दोनों के प्रतिघात हैं, रिएक्टेंस हैं, और जिसका रिएक्टेंस अधिक होगा उसी के द्वारा लिया गया वोल्टेज भी अधिक होगा। क्लियर है? श्रेणी क्रम में ये नियम है कि जिसका वोल्टेज किसका अधिक होगा तो जिसका प्रतिघात अधिक होगा या जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है, और श्रेणी क्रम में I सबकी एक ही है, सब में I एक ही बह रही है श्रेणी क्रम में। अब जिसका R अधिक उसी का वोल्टेज भी अधिक हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, उसी का वोल्टेज भी अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा XL अधिक है तब उसका संबंधित वोल्टेज VL अधिक है, तब सदिश आरेख ये है। और इस सदिश आरेख में आप ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वह धारा से फाई कोण अग्रगामी है या आगे चल रहा है। तो इसमें पहली पॉइंट आप लिख सकते हैं, कि जब XL इज ग्रेटर देन XC या VL इज ग्रेटर देन VC, तब परिणामी वोल्टता कैपिटल V परिपथ की धारा I से
कला कोण अग्रगामी है, या फाई कला कोण लिख लें, से फाई कला अग्रगामी है, या फाई कला कोण अग्रगामी है। अब अगर हम इसका दूसरा सदिश आरेख यदि बनावें, सदिश आरेख जब XL is less than XC हो, तब जब XL is less than XC हो तब सदिश आरेख कैसा बनेगा ये देख लें। तो यही सदिश आरेख हम लोग खींचते हैं। पहले जो है प्रतिरोध का खींचते हैं, तो प्रतिरोध में आपका वोल्टेज जो है प्रतिरोध में वोल्टेज व धारा एक ही लाइन से व्यक्त किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका VR और ये हो गई धारा IB। धारा I और उसका वोल्टेज V है। अब इधर जो है VL, ये हो गया VL अब हम लोगों का छोटा है, अथवा या कहेंगे VL इज लेस देन VC। क्लियर है। और अब हमारा जो है VC को हम बड़ा कर देते हैं, ये हो गया आपका VC। इतना VL घटा देते हैं, इतना मान लीजिए आपने घटा दिया, इतना घटा दिया, तो ये बच गया आपका, ये बच गया VC माइनस VL, ये बच गया। अब यहाँ से अगर हम सदिश आरेख बनावें, और इनके विकर्ण को ऐसे मिलावें, ये परिणामी वोल्टता V हो गया, और ये कुल धारा आपकी I हो गई, ये I है, और इनमें अब कलांतर ये फाई हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, अगली पॉइंट आप यहाँ पर देख लें, ये सदिश आरेख में अगली पॉइंट आप यहाँ पर आप देख लें कि जब XL is less than XC या VL is less than VC हो, तब वोल्टता भी
धारा I से कला कोण पश्चगामी होती है, या कला में पश्चगामी होती है, या कला कोण पश्चगामी होती है। फाई पश्चगामी होती है, वोल्टता पश्चगामी होती है धारा से। अथवा कोई लड़का कह सकता है या धारा I वोल्टता V से कला में अग्रगामी होती है। ये आपकी पहली कंडीशन हो गया। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया, ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। अब हम लोग तीसरा कंडीशन लेते हैं और ये आपका भाग जो है आज का 8 हो गया, ये भाग 8। भाग 8। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है जब XL बराबर XC हो। तीसरी कंडीशन क्या होगी? जब VL बराबर VC हो अथवा XL बराबर XC हो। तो तीसरी कंडीशन हम लोग तीसरा सदिश आरेख बनाते हैं। तीसरा कंडीशन में सदिश आरेख देखते हैं। जब VL बराबर VC या XL बराबर XC हो, तो सदिश आरेख पहले हम लोग इसका खींचते हैं। तो देख लें, ये हमारा VR हो गया और ये धारा I हो गई। अब हम लोग कुंडली की बात करते हैं। ये प्रतिरोध की बात हो गई। प्रतिरोध में धारा व वोल्टेज इन फेज होते हैं, दोनों को एक ही लाइन से व्यक्त करेंगे। अब हम लोग कुंडली की बात करते हैं। कुंडली में वोल्टता उसका VL 90 अंश अग्रगामी होता है, तो VL को ऐसे 90 अंश अग्रगामी कर दिया। ये हो गया आपका VL 90 अंश अग्रगामी। और VC की बात करें तो संधारित्र में वोल्टता 90 अंश पश्चगामी होती है, तो ये VC आपका 90 अंश ऐसे पश्चगामी हो गया। ये हो गया VC। अब चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं, VL बराबर VC है अथवा XL बराबर XC है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से घटकर शून्य हो जाएंगे। तब कंडीशन क्या हो जाएगी? तो ये तीसरी कंडीशन आप लिख लें। ये कंडीशन आपकी पहली रही, ये कंडीशन आपकी दूसरी रही और ये कंडीशन आपकी तीसरी रही। तीसरी कंडीशन में आप देखें, लिख देते हैं जब
एक्सएल बराबर एक्सी हो तब भी आप फार्मूला पढ़े हैं कि z बराबर होता है, लिख लें, हम जानते हैं z बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। अभी आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि z परिणामी प्रतिबाधा कहेंगे या परिपथ का कुल अवरोध कहेंगे या परिपथ का कुल प्रतिरोध कह सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध कहते नहीं हैं बेटा, है तो कुल प्रतिरोध ही, मापेंगे इसे ओम में ही, इसे मापेंगे ओम में ही, लेकिन ये जो प्रतिरोध है ये इसको केवल प्रतिरोध कहेंगे और इनकी जो अवरोध उत्पन्न करेंगे उसे हम लोग जो है प्रतिघात कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। और ऐसे ये भी जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा या अवरोध उत्पन्न करेगा संधारित्र, उसे भी हम लोग जो है प्रतिघात अथवा रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हैं दोनों ही एक तरह से आपके प्रतिघात रिएक्टेंस, और ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। और जब एक्सएल बराबर एक्सी हो अथवा आप कहेंगे VL बराबर VC हो, VL बराबर VC हो, तब ये है फार्मूला। आप देखें तो इस फार्मूले में अगर मान रखें तब हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर। देख लीजिए एक्सएल और एक्सी बराबर है तो दोनों में घट जाएंगे और घटकर शून्य हो जाएगा, या फिर हो जाएगा Z बराबर आर। अब देख लिया क्या हो गया, परिपथ की कुल प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी, Z बराबर R। लिख लें, अतः Z बराबर R होने पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा अगली पॉइंट इसी में लिख लें, और यही RLC सीरीज परिपथ के अनुनाद, सीरीज परिपथ के अनुनाद की शर्त होगी या दशा होगी। यही अनुनादी परिपथ होगा या अनुनाद की दशा होगी।
तो इस तरह से जब z बराबर r हो जाएगा तब आपका अनुनाद की दशा हो जाएगी, अनुनादी कंडीशन हो जाएगा। और इस अनुनादी कंडीशन में अमूमन हम लोग ये पाते हैं कि धारा व वोल्टता इन फेज होते हैं। जब भी LCR या RLC सीरीज सर्किट, तो लिख लें। अगली पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मिटा दे रहा हूँ और फिर उसके बाद लिखा रहा हूँ, लिख लें। चौथी पॉइंट लिख लें, RLC सीरीज परिपथ में अनुनाद रेजोनेंस, अनुनाद कोष्ठ में रेजोनेंस की दशा में V व I इन फेज होते हैं। इन फेज होते हैं। V व I इन फेज होते हैं। अगली पॉइंट, अतः कलांतर कोष्ठ में फाई बराबर 0, कलांतर 0 होता है। अगली पॉइंट, अतः अनुनाद की दशा में पावर फैक्टर cos फाई बराबर cos 0 बराबर 1 मैक्सिमम। इस प्रकार अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, इस प्रकार अनुनाद के समय साधारणतया V व I एक ही कला में होते हैं तथा शक्ति गुणक अधिकतम होता है और
1 होता है। ये याद कर लें बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट। अब इस तरह से अनुनाद की दशा जब भी होगी, रिजोनेंस की दशा जब भी होगी। रिजोनेंस कब होगा? जब आपको बताया गया कि परिपथ की कुल प्रतिबाधा Z का मान 0 हो जाए, अथवा धारा को कोई रोकने वाला ना हो, धारा का आयाम अनंत हो जाए, धारा का मान परिपथ में मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग अनुनाद की दशा कहते हैं। और वो अनुनाद की दशा कब आएगी? जब आपने कहा कि VL बराबर VC हो जाए, VL बराबर VC हो जाए, या XL बराबर XC हो जाए। तब ये जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, XL बराबर XC या VL बराबर VC, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तब आप देखेंगे कि VR यानी प्रतिरोध का वोल्टेज और कुल धारा एक ही कला में इन फेज हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से घटकर कैंसिल हो गए, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए सदिश राशियाँ आपस में घट जाएंगी। तो XL बराबर XC फार्मूले में भी आपने देखा। तब जो है धारा और आपका जो है वोल्टता दोनों इन फेज हो जाएंगे, और ऐसी दशा में कलांतर 0 हो जाएगा। कलांतर फाई बराबर 0 हो जाएगा। देख लें, यहाँ चित्र में भी देख लें कि V और I इन फेज है, एक ही लाइन से व्यक्त किए गए हैं, और कलांतर फाई का मान 0 है। और इसी कलांतर का यदि कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। अतः पावर फैक्टर बराबर कलांतर फाई का कास ले लिया गया, और फाई का मान 0 है तो आगे लिख दिया गया बराबर कास 0, और कास 0 का मान 1 होता है, हम लोगों को मालूम है। इस तरह से आपके अनुनाद अथवा रिजोनेंस की दशा में वोल्टेज व धारा इन फेज हो जाते हैं, और पावर फैक्टर का मान अधिकतम 1 हो जाता है। ये कभी पूछे, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप बता सकें। अब हम लोग आगे चलते हैं वाटलेस करंट। अगला हम लोग वाटलेस करंट की बात करते हैं। वाटलेस करंट यानी अभी आपने कहा कि पावर P बराबर VI साइन फाई को वाटलेस करंट भी कहते हैं, अथवा पावर P बराबर VI को भी kVAR में व्यक्त करते हैं, ये भी वाटलेस करंट है। तो कुंडली में अगर हम लोग देखें, कुंडली लिख लें, कुंडली कुंडली में हम जानते हैं कि धारा I से भी 90 अंश अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, कलांतर कास फाई बराबर कास 90
बराबर शून्य। कलांतर अग्रगामी होता है, अतः कलांतर लिख देते हैं पहले, अतः कलांतर बराबर π/2 रेडियन या 90 अंश। पावर फैक्टर कलांतर को फाई से डिनोट करते हैं, ये हो गया कलांतर फाई, तो हो गया कास फाई बराबर कास, इसी फाई का कास ले लिया और उसका मान 90 अंश, तो कास 90 अंश बराबर शून्य। अतः कुंडली की शक्ति P बराबर VI कास 90, तो P बराबर 0। अगली पॉइंट इस प्रकार कुंडली की शक्ति शून्य है और इसे वाटलेस पावर भी कह सकते हैं। चूँकि पावर फैक्टर का मान शून्य है, इसलिए इसे वाटलेस पावर भी कह सकते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, इस प्रकार कुंडली AC परिपथ में बिना शक्ति व्यय किए धारा की प्रबलता को कम या अधिक कर सकती है। यह हमारे जो वाटलेस करंट क्या है, जिसमें पावर फैक्टर एक तरह से शून्य हो जाए, अथवा कुंडली में आप जब देखेंगे कि पावर फैक्टर का मान शून्य है, अतः
ये इस प्रकार कुंडली की शक्ति शून्य है और इसे वाटलेस पावर भी कह सकते हैं। इस प्रकार कुंडली एसी परिपथ में, केवल प्रत्यावर्ती परिपथ में बिना शक्ति व्यय किए धारा की प्रबलता को कम या अधिक कर सकती है। इसके लिए हम लोग चोक कुंडली का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग अभी और भी देखते हैं। कुंडली डीसी पर कार्य नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं एक चोक कुंडली। लिख लें, यह तांबे के इंसुलेटेड मोटे तार से कॉइल के रूप में लपेट कर बनाई जाती है। जिससे इसका प्रतिरोध R बराबर 0 हो जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, इसे नर्म लौह लैमिनेटेड नर्म लौह लैमिनेटेड क्रोड के ऊपर लपेटकर बनाते हैं, जिससे इसका प्रेरकत्व कैपिटल L काफ़ी उच्च हो जाता है। प्रेरकत्व इसका काफ़ी उच्च हो जाता है। फलस्वरूप
कुंडली कुंडली का प्रतिघात एक्सेल प्रतिघात एक्सेल बराबर 2πfl ओम बहुत अधिक हो जाता है। अगली पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार चोक कुंडली उच्च प्रतिघात के कारण परिपथ की धारा को कम कर देती है और वह भी बिना किसी शक्ति क्षय के। अभी आपने पढ़ा कि इसे नर्म लव लैमिनेटेड क्रोट के ऊपर लपेट कर बनाते हैं, जिससे इसका प्रेरकत्व यल काफ़ी उच्च हो जाता है। फलस्वरूप कुंडली का प्रतिघात एक्सेल बराबर 2πfl, यल काफ़ी उच्च हो गया है, उसमें नर्म लोहे की क्रोट डाल देने से और ज़्यादा उच्च हो जाता है। चूँकि प्रतिरोध इसका शून्य कर देते हैं, मोटे तांबे के तार का बना देते हैं, तो इस तरह से इसका प्रेरकत्व केवल या जिसे आप कहेंगे प्रतिघात एक्सेल बराबर 2πfl काफ़ी उच्च हो जाता है या बहुत अधिक हो जाता है। और इस तरह से परिपथ में बहने वाली धारा, अगर ये इसका मान काफ़ी हाई हो जाएगा तो इस परिपथ में बहने वाली धारा को ये कुंडली जो है बिना शक्ति लाश के, अभी आपने इससे पहले टॉपिक देखा कि ये बिना शक्ति लाश के, चूँकि I²R इसमें है ही नहीं, R का मान शून्य है, तो धारा को कम कर देती है, वह भी बिना किसी शक्ति क्षय के, क्योंकि इसका प्रतिरोध कैपिटल R बराबर लगभग शून्य है। अतः शक्ति लाश बराबर I²R बराबर 0 होता है। अगली पॉइंट, फिर भी भंवर धारा हानि व
वह हिस्टेरिसिस हानि कुछ न कुछ होती रहती है। अगली पॉइंट बेटा इसको मिटा देते हैं, यहाँ से देख लें। अगली पॉइंट यहाँ लिख लें। इस प्रकार डीसी को बिना प्रतिरोध आर के नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और तब शक्तिलास I²R वाट अवश्य होगा। इसके विपरीत एसी की प्रबलता को कम या ज़्यादा बिना शक्तिलास के चोक कुंडली द्वारा किया जा सकता है। तो ये मेन अंतर है। जब भी चूँकि डीसी पर कुंडली हमारी काम नहीं करती है, चाहे तार में आप सीधे धारा ऐसे धारा आई डीसी डाल दें अथवा इस तार को ऐसे लुपेट कर और इसमें डीसी डालें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीसी एक समान बहती है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर इसी कॉइल में हम जब एसी डाल देते हैं, यहाँ से एसी डालते हैं, तब एसी जो है, चूँकि एसी क्या है, एसी हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव ऐसे चलती है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव ऐसे चलती है एसी। तो ये एसी जब इसमें घुसती है तो वो जो है अपना मान बदलती है, जिससे स्वप्रेरण की घटना होने लगती है। कुंडली में क्या होने लगती है? स्वप्रेरण की घटना होने लगती है, स्वप्रेरण की घटना होने लगती है। तो इस तरह से कुंडली जो है एसी पर काम करती है। कुंडली किस पर काम करती है?
सिर्फ AC पर काम करती है, DC पर कुंडली काम नहीं करती है। तो कुंडली जो है DC पर काम नहीं करती है। अतः DC को नियंत्रित करना है तो DC के लिए हमें प्रतिरोध R लगाएंगे और तब शक्ति लॉस बराबर I², चूँकि R इसमें आ गया है, I²R वाट हो जाता है। तो ये अवश्य होगा, यानी हमारी वैद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में, I² क्या उष्मा का सूत्र है, तो ये शक्ति लॉस क्या किस रूप में होगा, उष्मा के रूप में होगा। ये उष्मा के रूप में हमारी शक्ति लॉस होगी, I²R वाट के रूप में लॉस हो जाएगा। और इसके विपरीत AC की प्रबलता को हम जो है, इसके विपरीत DC की बात खत्म हो गई। अगर हम लोग जो है AC की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो उसकी प्रबलता को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग जो है चोक कुंडली का प्रयोग करें, इस कुंडली का प्रयोग करें। और इसमें जो लोहे की छड़ है, ये जो कॉइल है, ये हमने जो ऐसे ऐसे कॉइल बना दिया और इस कॉइल में अब हम लोग जो अगर लोहे की छड़ डालें तो यही लोहे की छड़ हम लोगों की क्रोड हो गई। ये क्या हो गया, यही हो गया कोर अथवा क्रोड, लव क्रोड। तो लव क्रोड पर जब इसे डालते हैं तो इसका प्रेरकत्व यल जो है उच्च हो जाता है, ये उच्च हो जाता है। और इसे कैसे बनाते हैं, मोटे तांबे के तार से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मोटे तांबे के तार से, वो भी इंसुलेटेड वायर से बनाते हैं। तो ये है। तो इसके मान को हम लोग, जैसे इसमें से एक लौ पत्ती निकाल दिया तो प्रेरकत्व यल का मान कम हो जाएगा, 2 निकाल देंगे और कम हो जाएगा, 3 निकाल देंगे और कम हो जाएगा, और डाल दें और बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका XL बराबर 2πfL का मान बदल कर हम लोग जो है AC की प्रबलता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चूँकि इसका R 0 है, R बराबर 0 है, अतः I²R बराबर भी 0 होता है कुंडली के लिए, इस कुंडली के लिए। इसलिए हम लोग AC में अगर धारा के मान को कम या ज़्यादा करना है तो वहाँ पर हम लोग प्रतिरोध का प्रयोग न करके हम लोग कुंडली का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हम धारा के मान को, वही प्रतिरोध वाला काम ये कुंडली भी करेगी, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है, I²R से ऊष्मा उत्पन्न करके और हमारी वैद्युत ऊर्जा का क्षय कर देता है, उसे नुकसान करता है, उसे वातावरण में विलीन करता रहता है। इस तरह से DC को यदि नियंत्रित करना है तो बिना क्षय किए, बिना प्रतिरोध लगाए, बिना रियोस्टेट लगाए हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जबकि AC को नियंत्रित करने के लिए हम ये कुंडली लगा दें मोटे तांबे के तार की, जिसका प्रतिरोध R का मान 0 हो जाता है। इस तरह से I²R यानी ऊष्मा का जो सूत्र है, ये बिना क्षय किए, बिना वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किए बिना ही धारा की प्रबलता को ये कम या ज़्यादा कर देती है। इस तरह से AC की प्रबलता को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग जो है कुंडली अथवा चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये भी वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।